हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का इंग्लिश पार्ट 3 यानी कि देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कस किया, उसके बाद सेकेंड पार्ट को पढ़ा, उसको कंप्लीट किया। आज हम लोग थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, चाहे कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो यानी कि मान लीजिए, देखिए टीचिंग मेथड सभी में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेड हो, डीएलएड हो, बीएड हो, क्योंकि आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे और बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना है। आप कौन कौन से मेथड बच्चों को यानी कि आप बच्चों को कौन कौन से मेथड से अच्छे से समझा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके और बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे, देखिए आप लोगों के 4th सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे चैनल पर, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और क्लासेस कंटिन्यू करें। तो देखिए, कौन कौन से मेथड है बच्चों को पढ़ाने के। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, तो 4 मेथड हैं। इसमें 4 मेथड जो हैं उनको देख लेते हैं। यानी कि टीचिंग मेथड में 4 मेथड हैं। सबसे पहला आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हो गया बाइलिंगुअल मेथड, और आपका जो थर्ड हो जाता है वो आपका हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और आपका 4 हो जाता है डॉक्टर वेट्स मेथड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ये चारों मेथड जो है वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देखिए कोई भी हो, जैसा कि अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम कोई भी हो, टीचिंग से रिलेटेड यानी कि टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम में इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। आज हम लोग डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को डायरेक्ट मेथड पढ़ाना है। यानी इंग्लिश को कैसे? तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ानी है, ठीक है ना। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुक तो इंग्लिश में होती ही हैं और टॉक भी इंग्लिश में ही करनी होती है। बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी है। तो डायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले देखिए ओरिजिन की बात करते हैं। तो इसमें ओरिजिन का मतलब क्या होता है? देखिए, यानी जन्म क्या होता है? तो जन्म तो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका जर्मनी हो जाता है, यानी प्रिंसिपल जर्मनी से लिया गया है। इसका एम क्या है? एम की अगर बात करें तो इंग्लिश टू इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाना है, इंग्लिश में ही बात करनी है। यानी जो भी बातचीत करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करेंगे और किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे और लैंग्वेज में होता है कि इंग्लिश में बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन बात जब उनसे करते हैं तो हिंदी में करते हैं। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें बच्चों से हमें इंग्लिश में बात भी करनी है, इंग्लिश में पढ़ाना भी है, और बुक्स तो इंग्लिश में होती ही हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का जो यूज़ यानी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। किसमें? तो डायरेक्ट मेथड में। अब अगर बात की जाए यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है? तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस होता है। उसके बाद देखिए मेथड, तो मेथड क्या है? तो इंडक्टिव मेथड। क्या है? तो इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो उदाहरण से, पहले उदाहरण बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद नियम समझाएंगे। यानी कि हिंदी में आगमन विधि कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण समझाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को नियम समझाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
मेन फोकस, तो इसमें जो मेन फोकस हुआ है वो किस पे हुआ है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग। किस पे हुआ है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे हुआ है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है कि स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है। किस पे, तो बोलने पर, स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में बोलने और सुनने पर अधिक जोर दिया जाता है, इसीलिए देखिए स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीच इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी देखिए डायरेक्ट मेथड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर नेचुरल इसलिए कहा गया है कि टीचर इंग्लिश विषय को पढ़ा रहा है और इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बात कर रहा है। जैसा हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लिश में ही बात करनी होती है और इंग्लिश में ही बच्चों को समझाना होता है। इंग्लिश में बुक तो इंग्लिश में होती ही है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये नेचुरल मेथड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बेस्ड ऑन असम्पशन। तो इसमें देखिए असम्पशन यानी ये मेथड कल्पनाओं पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, तो कल्पनाओं पर आधारित होता है। इट डेवलप्ड एज ए रिएक्शंस टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कोई भी चीज़ टीचर पढ़ाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक सेब रखा है टेबल पर, तो उसे पूरा इंग्लिश में बताएंगे, दिस इज़ अ एप्पल, इट इज़ अ फ्रूट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हेल्थ। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश में बताएंगे। तो इस तरह से इस विधि में हिंदी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि देखिए अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे और क्लास में केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही किसी चीज़ यानी कि देखिए किसी चीज़ को पढ़ाना है तो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे और अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। किसमें, तो डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। यानी कि देखिए किसी चीज़ में अगर अच्छाइयाँ होती हैं तो उसमें बुराइयाँ भी होती हैं, यानी कमियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम अच्छाइयों को जानेंगे। तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए टीचर कोई भी चीज़ पढ़ाएगी तो वो क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि टीचर किस चीज़ के बारे में पढ़ा रही है, जैसे किसी पौधे के बारे में पढ़ा रही है, यानी उसके बारे में बता रही है, तो टीचर पौधा गमले में, यानी कि टीचर क्या करे कि वो पौधे को गमले में लेकर आएगी और उसके बाद क्या होगा कि टीचर उसके एक एक पार्ट को बताएगी कि इसकी पत्तियाँ क्या हैं, क्या यूज़ है, इसकी जड़ों का क्या यूज़ है, फूलों का क्या यूज़ है और फूल किस कलर के हैं और ये किस किस काम आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि टीचर जो भी चीज़ पढ़ाएंगी वो चीज़ क्लास में मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अभी देखिए डिस्कस हो चुका है कि अगर टीचर पौधे के बारे में पढ़ाएगी तो पौधा क्लास में होना चाहिए। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है और इंग्लिश में ही पढ़ाएगी। और हाँ ये भी चीज़ है कि डायरेक्ट मेथड में क्या है, तो टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश यानी इंग्लिश में ही बात करेंगी, इंग्लिश में ही बच्चों को समझाएगी और बच्चे भी टीचर से इंग्लिश में ही बात करेंगे। और बुक तो इंग्लिश में होती ही होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देख लेते हैं हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अब कोई चीज़ है, अब टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं और उसको क्या करना है कि जैसे पहले उसका कंटेंट तैयार करना है और टीचर को ये भी समझना है कि कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो चीज़ भी लानी है। तो इन सब चीज़ों में क्या कहीं ना कहीं टीचर हार्ड वर्क कर रही है, यानी मेहनत कर रही है ना। तो यहाँ पे हो गया हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें लेक्चर के बीच में टीचर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और बच्चे इसका इंग्लिश में ही आंसर देंगे।
डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। और आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश में बच्चों से बात करनी होती है, बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश में ही समझाना होता है, अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना होता है। तो देखिए क्या है, लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, यानी कि इंग्लिश में ही टीचर क्वेश्चन पूछेगी और बच्चों को इंग्लिश में ही उसका आंसर देना होगा, और जो भी टॉक करेंगी वो भी इंग्लिश में ही टॉक करेंगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ दिया उसके बाद कहा बच्चों से बच्चों इसका आंसर दो, ऐसा नहीं है। जो भी बात करनी होगी वो इंग्लिश में ही बात करनी रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर का हो गया आपका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, यानी जब टीचर लेसन कंप्लीट करा लेती है तो ऐसा तो होता ही है कि पहले लेसन कंप्लीट कराया जाता है और उसके बाद क्या होता है उसके क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद हो जाता है फुल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी ये जो मेथड है मैंने बताया, जो भी टीचर पढ़ाएंगे उसको वो क्लास में उपस्थित करके पढ़ाएंगे। जैसे कि अभी बताया कि अगर पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो टीचर को पौधा क्लास में लाना रहेगा और उसके पार्ट्स के बारे में बताना रहेगा, तो उसको उपस्थित करके पढ़ाएंगे। तो इस तरह की जो क्लास होगी वो एक्टिविटी से फुल होगी, क्योंकि वहाँ पे तो सभी लोग एक्टिव होंगे ना, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं, टीचर अच्छे से समझा रही हैं, तो यहाँ पे क्या है सभी एक्टिव हैं। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। और देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, बच्चा है, तो बच्चा जब एक्टिव होगा तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा और इंग्लिश भाषा बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। उसके बाद किस में, तो देखिए डायरेक्ट मेथड की यहाँ पे बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद देख लेते हैं आपका हो जाता है 6 नंबर का डिक्टेशन रीडिंग अलाउड स्टूडेंट सेल्फ कॉन्टेक्ट। तो इसमें देख लेते हैं इसका जो मेथड है कि बच्चे सुन रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, और डिक्टेशन को हिंदी में इमला, देखिए डिक्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इमला यानी शुद्ध लेख बोलते हैं। और रीडिंग अलाउड, तो रीडिंग अलाउड क्लास में रीडिंग अलाउड होती है। इसके अलावा स्टूडेंट सेल्फ कॉन्टेक्ट, जो भी चीज़ें होती हैं क्लास में टीचर लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, तो इससे बच्चे में जो गलतियां होती हैं बच्चे अपनी खुद की गलतियों को पकड़ लेते हैं। देखिए जब बच्चे क्या है, जब टीचर बोलती है फिर बच्चे बोलते हैं वही चीज़ सुनकर, तो बच्चे खुद से अपनी गलतियों को पकड़ लेते हैं कि नहीं मैडम ऐसे बोल रही थी, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं की गलतियों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल्स। तो इसमें क्या है, इसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं होता, यानी ग्रामर्स का रूल्स नहीं होता है, इसका ग्रामर से कोई भी मतलब नहीं होता है इस मेथड में। यानी कि आप ग्रामर का सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आर्टिकल का सही यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, इन सब का यानी कि ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। किस में मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, इसमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। और देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें ग्रामर कितना रोल अदा करता है, क्योंकि हम लोगों ने कैसे इंग्लिश पढ़ी कि पहले हम लोगों को ग्रामर बताई जाती है, उसके रूल्स बताए जाते हैं कि इस कहाँ पे प्रयोग होगा, एम कहाँ पे प्रयोग होगा, आर कैसे प्रयोग होगा, इस तरह से बताई गई, क्योंकि ये सब ग्रामर के नियम होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में, तो इसमें आपको ग्रामर से यानी कि आपका ग्रामर से कोई भी मतलब नहीं है। आपको आर्टिकल समझ में आए कि नहीं, ये सब चीज़ें मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रामर से कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसकी अच्छाइयों को जान लिया। जैसा कि अभी बताया कि किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें कुछ कमियां भी ज़रूर होती हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी कमियों को जान लेते हैं, यानी कि डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, यानी कि देखिए इसमें बोलो और सुनो पर ध्यान दिया गया है। इसमें रीडिंग और राइटिंग को निगलेक्ट किया गया है। किसको निगलेक्ट किया गया है, रीडिंग और राइटिंग को। उसके बाद अगर बात करें एक्सप्रेसिव की, तो एक्सप्रेसिव क्यों, देखिए क्यों होता है, जब टीचर यानी क्या होता है कि जब टीचर कोई भी चीज़ पढ़ाएगी तो इसको लेकर आएगी भी, है ना,
और अब ये सभी स्कूलों में पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि टीचर हर चीज़ लेकर आए तो इसमें बहुत खर्चा होता है। क्योंकि देखिए अभी इस पर डिस्कस हुआ है कि जब क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, मान लीजिए कोई पौधे के बारे में कोई चीज़ बताया गया तो उसको लेकर आना है। मान लीजिए एप्पल के बारे में कोई चीज़ बतानी है तो एप्पल लेके आना है, या और भी अदर कोई चीज़ पढ़ानी है तो उसको क्लास में लेकर आना है। तो इसमें सब में क्या है, इसमें देखिए पैसे का खर्च होता है। अब हर टीचर तो ऐसा नहीं कर सकती कि अपने जेब से पैसे खर्च करे, प्लस हर टीचर नहीं ला सकती। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें ये कमी पाई गई है ना। इसलिए देखिए एक्सपेंसिव भी होता है। और डायरेक्ट मेथड कौन सा, तो डायरेक्ट मेथड की यहाँ पे बात हो रही है, उसके डिमेरिट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंसिव की अगर बात करें तो देखिए ये एक्सपेंसिव भी होता है ना। उसके बाद है टाइम टॉकिंग। तो टाइम टॉकिंग की अगर बात की जाए तो क्योंकि देखिए टीचर को खोजना होता है, कंटेंट खोजना होता है कि कौन सी चीज़ पढ़ानी है तो कौन सा TLM ले जाना है, यानी टीचर लर्निंग मटेरियल ले जाना है। ये भी चीज़ तो टीचर को समझना रहता है, सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ पढ़ानी है और कौन सी चीज़ ले जानी है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है। उसके बाद हो जाता है अवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, यानी कि डायरेक्ट मेथड स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर सभी एक साथ बोलने लग जाएंगे, मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और एक साथ सब बोलने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे ये नियम काम नहीं करेगा। किसमें, तो डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद 5 नंबर पर देख लेते हैं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये मेथड सभी बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा का यूज़ नहीं किया जाता तो बच्चों के लिए कठिन पड़ता है। क्योंकि देखिए अपने यहाँ तो ये चीज़ है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए ग्रामर विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड बताए जाते हैं, उसके बाद हिंदी में कुछ वर्ड बताए जाते हैं, तो बच्चों को क्या होता है अच्छे से चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन जब इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी तो जब बच्चे इंग्लिश जानते ही नहीं तो टीचर आई और वो पढ़ा के चली गई, लेकिन बच्चों को तो कुछ समझ ही में नहीं आया ना। तो इसलिए इस जो ये मेथड है इसमें ये कमी है। उसके बाद 6 नंबर पर देख लेते हैं दिस मेथड इज़ नॉट अपॉइंटेड इज यानी इन इंडिया। तो ये मेथड यानी डायरेक्ट मेथड का प्रयोग इंडियन स्कूल में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, ये आप सभी को पता है। हमारे देश में सभी लोगों को तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, और अगर इंग्लिश के टीचर आएंगे और सारी चीज़ें इंग्लिश में बताकर चले जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा, और अगर बच्चों को ही समझ में ना आए तो फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए 7 नंबर की ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड। देखिए यानी जब बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाएगा, यानी बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो आप इंग्लिश बोलकर चले गए और बच्चा सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बच्चा समझ नहीं पाया। कुछ बच्चे तभी सेटिस्फाइड होंगे जब बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि देखिए हम बच्चों को ही पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि बच्चों को हमको समझाना कैसे है, और जब हम बच्चों को ही नहीं समझा पाएंगे तो हमारे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड में यह है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है, और यहाँ की जो भाषा है मातृभाषा यानी कि राजकीय भाषा तो हिंदी है, तो बच्चों को अगर मिक्सचर करके यानी कि इंग्लिश के साथ हिंदी और हिंदी के साथ इंग्लिश करके पढ़ाया जाए तो बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड बच्चों को यानी डायरेक्ट मेथड में बच्चों को पढ़ाना थोड़ा कठिन रहता है और बच्चों को आसानी से समझ में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, इसीलिए सभी इंडियन स्कूल्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गई डिमेरिट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए पहले हम लोगों ने इसके मेरिट्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने डिमेरिट्स पढ़े। और फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें, चीज़ें समझ में आ जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा।
तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।